राइट। और ये जो थ्योरी पोर्शन हमने कवर करना है आज के लिए, सारा का सारा इम्पॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है। आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम लगभग 8 to 10 मार्क्स तक की थ्योरी पोर्शन कवर करें। मतलब कंप्लीट एग्जाम में से अगर आज की क्लास आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं तो 8 से 10 मार्क तक की थ्योरी कवर होगी। और बहुत ज़्यादा बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, मुझे समझाना है बहुत कुछ। पहले तो ज़रा एक पर्पस बता दूं कि थ्योरी क्लास का पर्पस क्या है अलग से। राइट, देखिए रे, थ्योरी क्लास अलग से लेने का जो पर्पस है वो ये है कि बच्चा पहली बात तो आम तौर पे ढीठ होता है, खुद तो कभी भी थ्योरी पढ़ेगा नहीं अपनी मन मर्जी से, जो मर्जी कर लो वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसे आके 3-4 घंटे बैठने में भी तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। पर वो अगर ये समझ ले कि ये 12 घंटे क्लासेस लेकर सिर्फ सुनकर 32 में से कम भी 25+ मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है कि थियोरेटिकली जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछता। अगर आपने कुछ क्वेश्चन सुने हुए हैं, मतलब अगर आपने सुन रखा है वो टॉपिक, बेसिक नॉलेज आपको उसकी है, तो आप जरूर लिख पाओगे। राइट, लेकिन अगर ऐसा है मानो कि आपने सुन भी नहीं रखा तो बेटा फिर तो राम भरोसे ही चलोगे, फिर लिख भी आते हो आप अपनी मनमर्जी का वहां कुछ भी और एक्सपेक्ट करते हो कि वो दे भी देगा मार्क्स। पागल समझते हो ना तुम। ये भूल जाते हो कि जिसने पेपर चेक करना है वो बहुत साल से सीए है और जो काम आप कर रहे हो बचपन में कभी ना कभी खुद भी कर चुका होगा, तो बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है आपकी नर्व्स को। तो मेन बात यह है कि आपको अगर थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं, तो मेरे हिसाब से सुना हुआ जरूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं है, बट क्लास में बुला के स्पेशली थ्योरी पढ़ाने का पर्पस ये है कि अगर वो चीज़ें एक बार सुन रखी होंगी तो घर पे जाके एक रीडिंग से भी याद हो जाएंगी। और याद करने का मतलब ये बचपन की BST की तरह रट्टे लगाना नहीं है, वर्ड टू वर्ड, टॉपिक टू टॉपिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस्ट में, ब्रीफ में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। यानी एग्जामिनर के लिए जो पर्पस है, जो एग्जामिनेशन का पर्पस है, थियोरेटिकल पर्पस, वो ये पर्पस है कि आपको सब कुछ समझ आया हुआ है या नहीं। यानी जब आप आंसर लिखने लगते हैं तो क्या आपको वो सारी बातें समझ आ रखी हैं या नहीं आ रखी, बस वो ये जानना चाहता है। राइट, चलिए इसी के साथ एक मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। FM की बुक्स निकालिए बेटा। FM की बुक में एकदम एंडिंग में एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट इसमें से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पढ़ना स्टार्ट किया जाए। देखिए बेटा, जब हम ये बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो पहले उस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहने का मतलब हुआ कि हमें अलग अलग जगह से पैसा कहाँ से मिल सकता है। यानी जो पैसा एक कंपनी को चलाने के लिए आपको चाहिए वो आपको कौन कौन दे सकता है। तो उसका पहला सबसे कॉमन उत्तर हो सकता है कि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स दे देंगे, कंपनी के मालिक पैसा लगाएंगे कंपनी में। और कौन पैसा लगा सकता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवेंचर्स यानी डेट वाले लोग पैसा देंगे। या फिर पैसा कहाँ से आ सकता है? रिटेन्ड अर्निंग, अपना खुद का पैसा ही जोड़ा हुआ काम आ जाएगा। और वही बोरोविंग्स, डेट के अंदर कवर हो गई बेटा, बोरोविंग्स बोलो या डेट बोलो, कवर हो गया बोरोविंग्स। करेक्ट। तो ये तो बेसिक पैरामीटर्स हो गए जी। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे और क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे वो ये पूछे यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से हैं, ठीक है जी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस क्या है, ब्रिज फाइनेंस क्या है, लोन सिंडिकेशन क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है।
अब कोई भी नहीं चीख रहा ना। तो ये सब मेरे को समझाना है बेटा, चिंता ना करो। तो मतलब बेटा देखो, वो ऑब्वियस सी बात है, आपसे ये तो पूछेगा नहीं इतने बड़े लेवल पे आके कि भाई एक्सप्लेन इक्विटी शेयर, बोलो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ऐसा नहीं है बेटा, पूछ भी लेता है। ऐसा नहीं है, देखो कुछ नहीं पता उसने क्या देना है, वो क्या उसके घर पे लड़कर आया है बीवी से या नहीं लड़कर आया, वो मैटर करेगा ना। पेपर बनाएगा कैसे बेटा? लड़कर आया तो कुछ बड़ा भयंकर सा पूछ लेगा, एक्सप्लेन हाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब बच्चा कहता है ना ये आती है ना ये आती है। अबे एक आती होती तो दूसरे का डिफरेंस लिख भी आता मैं। अब जब दोनों ही नहीं आती तो क्या करूं, है ना। और अगर अच्छे मूड में होता है तो पूछ भी लेता है, बेटा एक्सप्लेन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इट्स फीचर्स। अब मानते नहीं हो तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो। मानते नहीं ना, अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। चिंता मत करो, कोर्स ही ऐसा कर रहे हो बेटा। देखो, डिस्कस इक्विटी कैपिटल, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, मे 9 में आया ना, भले ही 4 मार्क का आया तो सही। अब ये इसे कहते हैं बेटा कि कोई माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, बच्चों को पुण्य लग रहा है। पेपर देने गया बच्चा और ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क का, है ना। अब अगर बच्चे ने ही पाप किए हों तो फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आओ पढ़े। चलो इसे थोड़ा छोड़ देते हैं, पहले आ जाओ, कूद के आगे आ जाओ। पहले आज अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, अभी शुरू में एनर्जेटिक होते हैं ना, धीरे धीरे करके कंधे डूबने लगते हैं। तो पहले जोश जोश में अच्छा अच्छा सारा पोर्शन कवर अप करा दें, है ना बेटा। आओ पहले पढ़ेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए बेटा, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। पहले आइए इसके बारे में जरा कुछ समझ लेते हैं। देखो बेटे, अब बहुत जैसे टाइम के साथ साथ दुनिया चेंज होती जा रही है, वो जमाना चला गया कि सिर्फ बिजनेसमैन का बच्चा ही बिजनेसमैन बन सकता है। फैक्ट है ना ये बात। क्या अंबानी का बच्चा ही बिजनेसमैन बन सकता है? देखो, अंबानी का बच्चा अंबानी तो बनेगा, लेकिन क्या वो लिखवा के आया है किस्मत में कि सिर्फ वही बिजनेस करेगा? नहीं ना। ऐसे बहुत सारे और यंग एंटरप्रेन्योर्स हम देखते हैं आजकल दुनिया में। अब होता क्या है, नया नया IIT से बच्चा पास आउट हुआ, कोई बहुत बढ़िया स्कीम है दिमाग में, पर एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? आप में से भी कई सारे लोगों के पास कोई ना कोई बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज होंगे, लेकिन बेटा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे लगाने के लिए इनिशियल पैसा चाहिए। समझे आप मैंने क्या कहा? आपके पास मानो आपके पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है, लेकिन जब तक जेब में 2-4 करोड़ रुपए नहीं है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे? नहीं कर पाएंगे हम। तो उस 2-4 करोड़ रुपए का जो अरेंजमेंट है वो ये वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, नाम में ही रिस्क छुपा हुआ है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो जोखिम उठा के, रिस्क उठा के आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो जोखिम उठा के या रिस्क उठा के पैसा देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये लो पैसा, बिजनेस करो, जब बिजनेस चल निकलेगा, जब पैसा कमाने लगोगे तो हमारा पैसा लौटा देना। बोलिए मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? ये रिस्की प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगा देते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी पैसा लगा देते हैं। इनफैक्ट आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो आप देखते हो अपनी जिंदगी में, जो अचानक से ही कहीं आई। अब जैसे एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट करके, आप आज से 3 साल पहले उसका शायद नाम भी नहीं सुना हुआ था हम में से किसी ने, है ना। अब अचानक से ही ऐसा क्या हुआ कि हर टीवी चैनल पे ऐड आ रही है, और बहुत बहुत अमेजिंग लेवल तक स्पेंडिंग कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसे ही उनके साथ और भी बड़े सारे राइवल आ गए। फ्लिपकार्ट के साथ और कौन कौन बेचता है? अमेजोन बेचता है, ईबे बेचता है, और अरे OLX सेकंड हैंड कौन था ये? सेकंड हैंड ही खरीदी हो बस। ये मोहसिन होगा, वो इसकी गलती नहीं है, ये OLX वाला ही है ये। देखो बेटा, चलो वापस आ जाओ, ध्यान दो। हम ये बातचीत कर रहे थे, एक सेकंड सर। हाँ जी बेटा, देखो अब
जो ये जितनी भी बड़ी बड़ी नई एकदम अचानक से बनी हुई वेबसाइट्स हैं, इनको जो पैसा दिया गया है वो वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया है। किसने मेन पैसा दिया हुआ है इन्हें? वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया है। बोलिए इतनी बातचीत समझे आप मैंने क्या कहा? यानी ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन लोग होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो मेनली पैसा प्रोवाइड करने वाले हैं। किनको पैसा प्रोवाइड करते हैं? एस्टैब्लिश बिजनेस को या यंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स को? यंग। अच्छा एक बात, अगर यंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स को आप पैसा देना चाहते हो तो पैसा किस रूप में दोगे? एक बात देखो, कॉमन सेंस से पढ़ो। मैंने नए बिजनेस को प्रमोट करना है, समझे आप मैंने क्या कहा? सोचो हमारा दोस्त एक बिजनेस खोलना चाहता है कि नहीं, इधर बेटा आ जा, जब बिजनेस खुलवाऊं जल्दी से। क्या नाम है दोस्त आपका? अच्छा हर्षित, ऊपर आ जाओ। अब मानो हर्षित जी एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, फैलना नहीं बेटा, बिजनेस खोलना है, लोन लेने आए, चौड़ा होने आए, चलो आज जिम में डाल। अब मानो हर्षित ने हमें बोला कि सर हमें एक लोन दिलवा दो या लोन दो, बिजनेस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या बातचीत होती होगी समझनी जरूरी है। पहली बात, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना कि शक्ल पे लिखा है 2 करोड़ दे दिए, नहीं ना। पहली बात, इसकी क्वालिफिकेशन चेक होगी, इसकी डिग्रियां चेक होंगी, इसका एक्सपीरियंस चेक होगा, कितना अमाउंट मांग रहा है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है ये चेक होगा, क्या इसके बिजनेस आइडिया में दम है या नहीं है वो चेक होगा। अब सर अगर आपने इसका बिजनेस आइडिया चोरी करके कहीं और खुद लगवा लिया, ऐसा भी हो जाता है वैसे कई बार कि बेटा कई बार ऐसे बिजनेस आइडिया उड़ भी जाते हैं। तो हमेशा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अगर जाओ तो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओ, वो जनरली आइडिया चोरी नहीं करते, समझे आप। अब होगा क्या, ये हमारे पास आया, इसने कहा सर 2 करोड़ चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये ले भैया 10% के रेट से लोन ले ले। क्या ये लोन लेने के लिए हाँ कर देगा? नहीं तो पहले ही घबरा रहा है, तो घबरा क्यों रहा है भाई? पहले बताओ, लोन लेने के लिए क्या ये हाँ कर देगा? कैसे हाँ कर देगा? अब बिजनेस खोला नहीं, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता है जिसके बारे में अभी इसे मन में विश्वास है ना बेटा। दिल तो हाँ कह रहा है, दिमाग थोड़ी ना हाँ कह रहा होगा कि 2 करोड़ का कर्जा उठा लूं। क्योंकि बेटा अगर कर्जा दे दिया तो निकलवा तो हम लेंगे, चाहे प्रॉपर्टी बेच के निकलवाएं। और 2 करोड़ का लोन लेने का एक डीमेरिट क्या है? 2 करोड़ का लोन लेना तो आसान है, और उसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है बेटा कि उस पे पहले साल से इंटरेस्ट चढ़ने लग जाएगा। क्या आप फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट पे कर सकते हो? बोलो, जितना मर्जी बड़ा बिजनेस खोलने की आप सोच रहे हो, क्या आप पहले दिन से इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो? क्या नहीं, कहां से दे दोगे यार इंटरेस्ट, अभी तो बिजनेस चला ही नहीं है। तो क्या किया जाए बताओ बेटा, बिजनेस को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? बोलो। आप मुझे ये कहेंगे कि सर हमारे पास इक्विटी का पैसा दे दो। अब देखो, हर पहलू को समझो, अभी जो लाइनें पढ़वाने जा रहा हूं उससे पहले हर पहलू को समझो। ये डिस्कशंस अगर आपने याद रखे तो एग्जाम तक थ्योरी वैसे ही याद रहेगी बेटे। ये जो ड्रामेटिकल अगर आपने स्टोरी याद रख ली तो आपको वैसे ही याद रहेगा। अब मुझे कहता है सर इक्विटी दे दो, बताओ इक्विटी देने से क्या नुकसान है? इक्विटी दे दी तो वोटिंग पावर ही मेरी हो गई, तो कंपनी का मालिक ही मैं बन गया, आइडिया तुम्हारा, मालिक मैं, तो क्या करोगे तुम? तो पहली बात, अगर मैं इन्हें इक्विटी दूं तो 49% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। से यस और नो, ताकि मालिक यही रहे। दूसरी बात, अगर लोन के रूप में पैसा दूं तो कोई ऐसा इंतजाम करो, जैसे इंडियन भाषा में बोलते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ करो कि इंटरेस्ट ना देना पड़े शुरू के दिनों में। सोचो पैसा दिया लेकिन 5 साल इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट चढ़ना स्टार्ट होगा। या फिर कोई ऐसा प्रपोजल जिसमें हम इन्हें ये कहते हैं कि चलो ये लो पैसा, लेकिन उस पैसे पे जब तुम अर्निंग स्टार्ट करोगे उस अर्निंग का 20% मेरा। बोलो ये फेयर है या अनफेयर है? बिल्कुल फेयर है भाई, क्योंकि देखो मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाहता पहले दिन से। देखो वेंचर कैपिटलिस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी टर्म है, बहुत अच्छे लोग हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो सहायता के लिए पैसा दे रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कमाना नहीं चाहता। देखो भगवान थोड़ी ना हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट, है तो बिजनेसमैन, पर बिजनेसमैन जो यंग टैलेंट को प्रमोट करना चाहता है। अब समझे मैंने क्या कहा बेटा? तो बताओ किस किस रूप से पैसा दें इसे? बोलो। इक्विटी ग्रेटर देन 51%, लेस देन 50% तक कुछ भी दे दो, है ना। डेट विद इंटरेस्ट, डेट विदाउट इंटरेस्ट इनिशियली, या ऐसा हो कि शुरू में इक्विटी हो बाद में डेट बन जाए, या फिर रॉयल्टी ले लूं, या फिर अर्निंग ले लूं, या फिर ऐसा करूं कि शुरू के ईयर में 1% का इंटरेस्ट रेट,
हर साल 2-2% इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? यानी इंटरेस्ट रेट शुरू में कम रखो, लेकिन समय के साथ साथ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले जाओ। बोलो मतलब समझे आप मैंने क्या कहा बेटा कि नहीं? और कोई उपाय समझ आ रहा है दोस्त? चलो बुक में पढ़ते हैं। थैंक यू बेटा। मिस्टर हर्षित के बिजनेस के लिए तालियां हो जाए जो खोलने वाले। चलो देखो जरा एक बार, हर्षित पढ़े जरा, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे कैसे मिल सकते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेफर्स टू फाइनेंसिंग ऑफ हाई रिस्क वेंचर्स। बेटा हाई रिस्क वेंचर्स मतलब क्या हुआ? बोलिए बेटा, हाई रिस्क वेंचर्स मतलब क्या हुआ? प्रमोटेड बाय न्यू क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। बेटा न्यू होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। ये 2-4 बच्चे पीछे जूझ रहे हैं जिन्हें दिख नहीं रहा। आगे आ जाओ बेटा जल्दी से, अगर आना है तो। कोई सीटें हैं ना इधर खाली 2-3? देखिए बेटा, वो ये कहता है कि वेंचर कैपिटल फाइनेंस नए रिस्की वेंचर्स के लिए जो न्यू क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसी गवार को तो आप पैसा दोगे नहीं। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? कोई ऐसा बंदा आया आपके पास जो 10th पास है और कहता है मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो, मैंने बिजनेस करना है, दे दोगे आप? देखो जनरली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। पर अगर कोई आपको एक डिग्री दिखाता है, बोलता है जी मैं IIT कानपुर से पास आउट हूँ, या खड़गपुर से पास आउट हूँ, या मैं IIM अहमदाबाद का पास आउट हूँ, या मैं CA में रैंक होल्डर हूँ और मुझे बिजनेस करना है, तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन उसकी क्रेडिबिलिटी है? क्या आप उसकी क्वालिफिकेशन को देख के उस पर भरोसा कर सकते हो? उससे यस और नो कर सकते हो ना? तो पढ़ो जरा। द फाइनेंसर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। बेटा अब से फाइनेंसर को क्या बोलेंगे हम इस आंसर में? वेंचर कैपिटलिस्ट। इन्वेस्ट इन इक्विटी और डेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वो किस में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी या डेट? अब देखो यहाँ पे घंटियां बजने लगी कि सर आप तो कह रहे थे इक्विटी डेट नहीं होगी। मैंने कहा बेटा देखो पैसा तो इक्विटी डेट के रूप में ही देंगे, लेकिन ऐसे देंगे कि उस पर तंगी ना आए। क्या हम उसे तंग करना चाहेंगे या नहीं? नहीं, तंग नहीं करना चाहेंगे, है ना? आइए पढ़े। तो देखो कैसे कैसे पैसा दिया जा सकता है, जरा सुनो। पहला इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग रिक्वायर फंड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। ये वही लाइन लिखी है जो मैंने भी आपको समझाई थी कि उसे पैसा तो चाहिए, लेकिन शुरुआत के ईयर्स में वो रिटर्न देने में समर्थ नहीं है। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? बेटा आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि शुरुआत के ईयर्स में मैं उस पैसे को इंटरेस्ट या रिटर्न देने में समर्थवान नहीं हूं। यही कह रहे थे आप हर्षित? तो देखो बेटा इक्विटी ले लो, और इक्विटी भी देखो, द इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 49%। इसका रीजन समझ आ गया? बताओ 49 से ऊपर क्यों नहीं जाते? वरना बेटा मालिक ही हम बन जाएंगे, फिर तो 2-3 साल बाद जब प्रोजेक्ट चल जाएगा ऐसे बाहर निकाल दूंगा। भाई वो भी क्यों कमजोर करना चाहेगा? आइडिया तो उसी का है ना, अल्टीमेटली आइडिया तो इसी का है। आगे पढ़ो। अगला होता है कंडीशनल लोन। बेटा देखो कंडीशनल लोन का मतलब क्या होता है? कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स। वो ये कहता है कि इस लोन को चुकाओगे तो जरूर, लेकिन कब दोगे? जब आप कमाने लगोगे। आपने बेटा एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे बनाने में चलाने में टाइम तो लगेगा ना, तो जब वो चल पड़ेगा तब वापस करना। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन। समझ आ गया बेटा आपको? बताओ देखो आप उसका रीजन समझो कि बिना इंटरेस्ट वाला लोन मैं दे ही क्यों रहा हूं किसी को? क्योंकि हम उस पर दबाव नहीं बनाना चाहते। किस बात का दबाव नहीं बनाना चाहते बेटा? इनिशियल ईयर्स में उस पर दबाव नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बोलो ये सब समझ आ गया जी आपको? आगे पढ़िए। नेक्स्ट है बेटा देखो, द रॉयल्टी इज 2% to 15%। अच्छा एक बात हो, रॉयल्टी भी बहुत सारी बातों पे मैटर करती होगी ना। आपका बिजनेस कितना चल रहा है? भाई मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो मेरे पैसे से और मेरे को ही नहीं दे रहे। बेटा एवरीथिंग हैज टू बी फेयर। अब समझे मैंने क्या कहा? मैंने आपको दुख के दिनों में पैसा दिया जब आपको बैंक भी फाइनेंस नहीं कर रहा था, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमाऊं बैंक से? बिल्कुल, मैंने रिस्क भी तो उठाया था। अगर ना चलता तो डूबता भी तो मेरा पैसा। आज की डेट में बेटा द वर्ल्ड हैज चेंज। इनफैक्ट बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे आदित्य बिरला ग्रुप्स, रिलायंस फाउंडेशन, ये लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को पैसा देते हैं बिजनेस खोलने के लिए। अब समझे मैंने क्या कहा? जिन लोगों के पास सॉलिड आइडियाज होते हैं उन्हें ये लोग भी पैसा देते हैं।
वेंचर कैपिटल से बहुत कुछ चलता है। इनफैक्ट वेंचर कैपिटल, बहुत सारे फॉरेन के वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं आगे पैसा, क्योंकि उन्हें पता है इंडियन ब्रेन कुछ ना कुछ कर जाता है, और कोई भयंकर ही कर जाता है बेटे। देखो जरा, जेस्टेशन पीरियड, देखो इस बात पे मैटर करेगा। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कितने साल कमाई नहीं होगी। लिख लो, जेस्टेशन पीरियड वर्ड का मतलब क्या होता है? कितने साल कमाई नहीं होगी। इनिशियली कितने साल कमाई नहीं होगी। फिर कैश फ्लो पैटर्न तो आप समझ ही गए कि आपका पैसे पे रिटर्न कितनी आती है। फिर अगला है एक्सटेंट ऑफ रिस्क। भाई सही बात है, अगर मुझे आपके बिजनेस में ज्यादा रिस्क दिख रहा है तो मैं क्या चाहूंगा, हाई रिटर्न या लो रिटर्न? हाई रिटर्न। और नेक्स्ट है इनकम नोट। अच्छा देखो, एक लाइन और लिखी थी ऊपर सेकंड पॉइंट में, दी VCU। VCU कौन होता है? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग हैज अ चॉइस ऑफ पेइंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी ऑन द सेल वंस द एक्टिविटी बिकम्स कमर्शियली साउंड। यानी जब इन्होंने हमसे लोन ले लिया और लोन लेके इनका बिजनेस चल पड़ा 5 साल बाद, तो ये कहते हैं सर अब रॉयल्टी नहीं दूंगा यार। 5 साल बाद हम पे फैल रहा है आगे। समझे आप मैंने क्या कहा? क्या कह रहा है? कह रहा है सर अब रॉयल्टी नहीं देने का मन। तो हमने कहा अच्छा क्या देगा? कह रहा है सर इंटरेस्ट ले लो 20%। बैंक को 10-12% देना पड़ता है, आप 20 ले लो, तो ये भी अलाउड है। मतलब लेकिन ये सारी बातें पहले दिन ही तय हो जाती हैं। आप समझे मैंने क्या कहा? ये सारी की सारी बातें पहले दिन ही तय हो जाती हैं कि कितने फ्यूचर में कैसे कैसे रीपे करेगा। अब देखिए बेटे आगे, इनकम नोट, इट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स ब्रीड। तो ये मिक्स ब्रीड है, मतलब ये फाइनेंस में लोन और कंडीशनल लोन दोनों का मिक्सचर है। जो पुराने कन्वेंशनल लोन होते थे पुराने जमाने में, और जो कंडीशनल लोन अभी हमने पढ़े, उन दोनों का रीमिक्स है। वो इंटरेस्ट और रॉयल्टी दोनों देता है बट कम रेट पे। इसमें क्या होता है, आप इंटरेस्ट भी दोगे, मानो कि आपको प्रमोट करने के लिए मैंने बोला चलो 5% का इंटरेस्ट दे दो। 5% का क्या कर दो बेटा? इंटरेस्ट दे दो। पहले बताओ ये बात समझे आप मैंने क्या कहा? आपको ये कहा गया कि आप 5% का इंटरेस्ट दे दो, सिर्फ 5%, और रॉयल्टी दे दो 5% या 15% रॉयल्टी दे दो। बेटा रॉयल्टी तो सिर्फ तभी होगी ना जब सेल हो रही होगी, तो रॉयल्टी का बर्डन तो पहले दिन से फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पहले दिन से फील? समझ आ गया आपको? क्योंकि रॉयल्टी का बर्डन कब चढ़ेगा? जब सेल होगी। समझे आप मैंने क्या कहा? अब और आगे देखिए जरा, अब आगे देखेंगे तो कहता है पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स मतलब समझते हो आप क्या होता है? बेटा ये होते हैं जिन डिवेंचर वो वाले जिनके पास अगर एक्स्ट्रा इनकम बची तो इन्हें भी मिलेगी एंड में, वरना डिवेंचर सबसे आगे लाइन में खड़ा होता है, इंटरेस्ट लेता है और घर चला जाता है। लेकिन पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर रिमेनिंग इनकम में पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है? रिमेनिंग इनकम में पार्टिसिपेट करता है। पढ़िए जरा, इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर इज पेएबल एट 3 डिफरेंट रेट्स। देखिए बेटा, शुरुआत में बहुत कम इंटरेस्ट होगा, नील होगा सेटअप के टाइम पे। फिर शुरू में जब बिजनेस चलेगा तो लो रेट होगा, और लेकिन एक ऑपरेशन लेवल अचीव होने के बाद, मानो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर आपने 50 लाख से ज्यादा सेल प्राप्त कर ली, अगर आपने 50 लाख से ज्यादा सेल अचीव कर ली, तो हम कहेंगे कि ठीक है जी अब आप हमें 20% का इंटरेस्ट दो। बोलो मतलब समझ आ गया? क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन लिखो जहां वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग लिखा है, वहां पे लिखिए शुरुआत में, लिखिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के ऊपर सबसे ऊपर लिखिए कि नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को, जो बुक नहीं कैरी कर रहे वो कॉपी में ही लिख लो, शॉर्ट नोट्स, घर जाके बुक पे लिख लेना या नोट्स जब मिलेंगे तब लिख लेना। क्या लिखवाया था अभी? नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग दी जाती है। प्रमोट करने के लिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग दी जाती है। बोलिए, लिख लिया आपने इतना? इसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, इसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, और
इक्विटी भी 49% से ज्यादा नहीं लगाई जाती। ताकि मालिकाना हक यंग एंटरप्रेन्योर का ही रहे, ताकि मालिकाना हक यंग एंटरप्रेन्योर का ही रहे। बोलिए मतलब समझ आ गया जी आपको इन्हें क्या कहा? यानी अरे मालिक कौन रहे? जो पहले बिजनेस को रन करवा रहा था, संभाल रहा था हमारे, वो ही रहे, राइट। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या वेंचर कैपिटलिस्ट आंखें बंद करके पैसे दे देता होगा किसी को, या क्या क्या बातें सोचता होगा बताओ? पहली बात, बिजनेस आइडिया में रिस्क सोचता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बहुत ही भयंकर प्लान लेकर आया हो जो चल ही नहीं सकता? नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? मानो हमारा दोस्त हर्षित एक प्लान लाया है कि मैं मैकडॉनल्ड्स के अगेंस्ट फास्ट फूड चेन खोलना चाहता हूं, तो बताओ क्या सक्सेसफुल हो सकता है? इनिशियली लगता है कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनके इतने ज्यादा स्टोर्स हैं, इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं कि उसे बीट कर पाना शुरुआत में असंभव है 2-4 करोड़ वाले इन्वेस्टर के लिए। करेक्ट? हाँ, लेकिन अगर कोई यंग न्यू आइडिया है जो बिजनेस मार्केट में है ही नहीं, जैसे आज से 7-8 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में एक ख्वाब होता था। हमें लगता था अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत अटकलें होती थी कि पता नहीं सामान नकली ना आ जाए, दिखाएंगे कुछ और आएगा कुछ और। वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है ना कि भाई सामान दिखाएंगे साइड पे कुछ और आएगा कुछ और, पता नहीं वापस हो या ना हो। पर आज की डेट में अगर आप देखें तो रिजल्ट सेज कि टीयर 2 सिटीज जो है, टीयर 2 सिटीज मतलब जैसे हम लोग दिल्ली बॉम्बे की बात करें वो तो लेंगे ही लेंगे, पर टीयर 2 सिटीज 70% ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। इंडिया की टीयर 2 सिटीज, टीयर 2 मतलब हो गई जो सेकंड ग्रेड सिटीज है, वहां पे टोटल इंडिया की शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का 70% शेयर उनसे आ रहा है। इसका मतलब बेटा आग हर तरफ लगी हुई है ना? ऐसे नहीं वो गांव देहात के हैं तो चुप बैठे, वो भी आइडिया लेके बैठे हैं बेटे, है ना? बोलिए और क्या सोचोगे अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो? तो रिस्क सोचोगे, उस बंदे की क्वालिफिकेशन सोचोगे, बिजनेस आइडिया का दम सोचोगे, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जिनसे बिजनेस चलेगा, कब बिजनेस नहीं चलेगा, सब कुछ एनालिसिस करोगे तभी पैसा दोगे। राइट और रॉन्ग? समझ आ गया जी आपको इन्हें क्या कहा? चलिए फिर इसके बाद अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद बाकी के अपने आप समझ आने लग जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, नाम बड़ा अच्छा रखा है इसका, ब्रिज फाइनेंस। क्या नाम रखा बेटा इसका? ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा कि अगर आपको गैप को ब्रिज करना है, अगर आपको गैप को ब्रिज करना है, गैप को ब्रिज करने का मतलब क्या हुआ? सोचो आपने एक लोन अप्लाई किया था, मानो आपका 200 करोड़ का लोन पास भी हो चुका है, ठीक है जी, लेकिन डिस्बर्समेंट से पहले 3 महीने का गैप है। आप समझे मैंने क्या कहा? मानो आपने एक लोन के लिए अप्लाई किया था, वो लोन पास भी हो गया, लेकिन उस लोन की डिस्बर्समेंट से पहले बैंक कहता है कि 3 महीने लगेंगे अभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने में, पर लोन पास है, उसका सैंक्शन लेटर आ चुका है आपके पास। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? बैंक आपको सैंक्शन लेटर दे चुका है। बैंक आपको कौन सा लेटर ऑलरेडी दे चुका है? सैंक्शन लेटर दे चुका है। अब क्या 3 महीने धूप सेकोगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, या कुछ करने की कोशिश करोगे? कुछ तो करे भैया इंसान, हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते बेटा। से यस और नो? क्या करें? अब हम एक और बैंक के पास जाते हैं, हम कहते हैं देखो बैंक, मेरा 200 करोड़ का लोन पास हो चुका है, ये मुझे आज से 3 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन इन 3 महीने में भी मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, जमीन बुक करना चाहता हूँ, उसके लिए एडवांस चाहिए, मैनेजर वगैरह की टीम का रिक्रूटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। बेटा अब ऑब्वियस याद है 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें कितने सारे लोगों को हायर करना होगा, राइट? तो हम कह रहे हैं हमें एक ऑफिस बनाना है छोटा सा, मैनेजर रखने हैं, कम से कम काम स्टार्ट तो हो। नहीं समझे दोस्त मैंने क्या कहा आपको?
तो आप क्या कहोगे, आप उन्हें बोलते हो कि कम से कम 3 महीने के लिए लेट अस से 40 लाख का लोन दे दो। आपका 200 करोड़ का लोन पास हो चुका है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि 40-50 लाख का लोन दे दो 3 महीने के लिए। जैसे ही मेरा मेन लोन आएगा मैं आपका लोन चुका दूंगा। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? तो इसे बोलते हैं बेटा ब्रिज लोन। इस तरह के लोन को क्या बोलेंगे? ब्रिज लोन का मतलब क्या हुआ? ये टाइम गैप को कवर कर रहा है। किसे कवर करके दिखा रहा है? टाइम गैप को। टाइम गैप का मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? यानी शुरुआत के दिन और जब आपका लोन पास होगा उन दोनों के बीच के टाइम गैप को कवर करने के लिए ये लोन दिया जाता है। बोलिए समझे? वरना 3 महीने खाली बैठना पड़ता, खाली बैठने से कोई फायदा था? इससे अच्छा कुछ बिजनेस ही कर लो 3 महीने में। लॉजिक समझ आ गया बेटा ब्रिज फाइनेंस का क्या है? लिखो, पहले एक लाइन लिखते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। अगर किसी कंपनी का, अच्छा ये जो हिंदी की लाइन है इन्हें इंग्लिश में करके मत लिखाना, ये सिर्फ आगे लिखे हुए टॉपिक को समझाने के लिए प्रिपरेटरी नोट है। ये पढ़ने के बाद जो नीचे लिखी हुई इंग्लिश है वो झट से समझ आ जाएगी, बस ये इस बात का नोट है। इसे आंसर में मत चिपका आना, जैसा करते हो ना हिंदी टू इंग्लिश और फिर आंसर, ऐसा ना करें। लिखिए जरा, लिखिए जरा एक बात कि अगर किसी कंपनी का कोई बड़ा लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, अगर किसी कंपनी का कोई बड़ा लोन सैंक्शन हो चुका है, लेकिन अगर किसी कंपनी का कोई बड़ा लोन सैंक्शन हो चुका है लेकिन उसकी डिस्बर्समेंट में अभी टाइम है, लेकिन उसकी डिस्बर्समेंट में अभी टाइम है, लेकिन उसकी डिस्बर्समेंट में अभी टाइम है, तो उस टाइम गैप को, या फिर ऐसे लिखिए, उस टाइम गैप में जो शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है, उस टाइम गैप में जो शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है उसे ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। बच्चे इसका लॉजिक तो समझ आया ना कि क्यों ब्रिज फाइनेंस कहते हैं और लिया क्यों जाता है? क्योंकि हम अपने वो 2-3 महीने भी वेस्ट नहीं करना चाहते, उसमें कुछ कमाई लो यार, कुछ काम ही कर लो इससे अच्छा तो, राइट? आइए पढ़े जरा, देखिए जरा। फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द बिजनेस फॉर मीटिंग इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पेंडिंग डिस्बर्समेंट ऑफ द लोन सैंक्शनड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब समझ आया आपको कि अगर आपका लोन ऑलरेडी पास हो चुका है, अगर आपका लोन ऑलरेडी पास हो चुका है लेकिन उसकी डिस्बर्समेंट पेंडिंग है, डिस्बर्समेंट समझते हो ना, लोन रिलीज करने को क्या बोलते हैं? डिस्बर्समेंट, वो पेंडिंग है, तो उसके बीच में कमर्शियल बैंक आपको लोन दे देता है। अब पढ़िए जरा, व्हेन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अप्रोच्ड बाय अ कंपनी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक कंपनी जाती है, वो कहती है भाई वेरियस फॉर्मेलिटीज चल रही हैं अभी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वगैरह की, जिसकी वजह से फाइनल सैंक्शन हो एंड ड्यू टू विच मे बी सम नॉर्मल टाइम डिले। वो कहता है कि सब कुछ हो चुका है सर, ये हो चुका है, वो हो चुका है, बट लोन का आखिरी में जेब में आना बाकी है बस, लेकिन उस सब में भी लग रहा है कि 2-3 महीने लग जाएंगे। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? आप बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं लेकिन बस जेब में पैसा आना बाकी है, तो क्या करें, क्या कहें कि एक छोटा सा 3 महीने का लोन दे दो यार, बस 50 लाख का, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब जैसे 200 करोड़ आएंगे आपका पैसा देके आपको घर भेज देंगे, है ना? आइए जरा पढ़े आगे। वो कहता है द प्रमोटर में स्टार्ट हिज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आफ्टर रिसीविंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बट कैन नॉट, देखो, एज अ प्रोजेक्ट कमेंसमेंट कैन नॉट बी डिलेड। वो कहता है हमें काम तो स्टार्ट करना है क्योंकि प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट को हम डिले नहीं कर सकते, समझे? द प्रमोटर में अरेंज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये लाइन अंडरलाइन करो।
द प्रमोटर मे अरेंज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आपको मैंने क्या कहा कि नहीं? देखिए मेरे आगे, शॉर्ट टर्म लोन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इन ऑर्डर टू मीट द टेम्परेरी फंड रिक्वायरमेंट। टेम्परेरी वर्ड पे भी गोला बनाओ। आई होप ये सब बातें समझ आ गई आपको। अच्छा एक बात हो, अब बैंक फैल गया, बैंक कह रहा है बेटे 200 करोड़ का लोन तो तू किसी और से ले रहा है, तो सब कुछ तो उसी को गिरवी रख देगा, मुझे क्या देगा? 3 महीने में मेरे पैसे लेके भाग गया फिर। सही बात है कि नहीं? बैंक अपने 50 लाख रुपए भी क्यों मुफ्त में देगा? दे देगा कोई बैंक ऐसे? तो सिक्योरिटी तो वो भी मांगेगा। भले ही आप बहुत बड़े आदमी हो, आपका 200 करोड़ का लोन पास है, लेकिन बैंक कहेगा भाई मेरे को क्यों लूट रहा है, मेरे को 50 लाख रुपए के लिए भी तो कुछ ना कुछ गारंटी दे। देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बोलो, देनी पड़ेगी। अब वो 200 करोड़ रुपए की गारंटी कहां से लाएं? बोलो, आप मतलब समझे मैंने क्या कहा? तो उसके लिए देखो 200 करोड़ की तो गारंटी हम पहले ही दे चुके होंगे, लेकिन इस 50 लाख रुपए के लिए हम कौन सी गारंटी दे देते हैं? हाइपोथिकेटिंग मूवेबल एसेट, पर्सनल गारंटी एंड प्रोमिसरी नोट्स। एंड प्रोमिसरी नोट्स जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह लिख के देते हैं। लास्ट लाइन भी अंडरलाइन कर लो कि क्या क्या हम उन्हें गारंटी में दे देते हैं। बोलिए, इतना समझे आप सब? हाँ जी एडेल, अब देखो बातचीत चल रही थी ब्रिज फाइनेंस के बारे में। आई होप ब्रिज फाइनेंस तो समझ भी आ गया आप सबको, राइट? बोलिए, इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? देखिए अब ऑर्डर वाइज चलेंगे, कुछ और बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ते हुए, लेकिन जो जो जिस ऑर्डर में पढ़ाना है उसी ऑर्डर में चलाएंगे। पहले आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 27, लोन सिंडिकेशन। अब पहले जरा रुक जाओ, समझ लो, इसकी कहानी समझ लो। लोन सिंडिकेशन ये है क्या एक्चुअली, ये तो समझे हम पहले। अब देखो बेटा, लोन लेना भी दिक्कत का काम है कि नहीं? अब क्या लोन सबको आसानी से मिल जाता है? लोन लेना आसान काम है बेटा? 2, 4, 5 लाख की बात और है, आप 20 मान लो 50 करोड़ या 100 करोड़ का लोन लेना चाहते हो, तो कहां कहां के कौन कौन से अप्रूवल चाहिए होते हैं, कितना पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज और इन्वॉल्व होती होंगी। अब उन सब को पूरा कर पाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा बेटा? आइए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। जस्सी बाहर आ जा बेटा, इसका तो आना बनता ही था, जल्दी आ जाए। अब मानो हमारे दोस्त मिस्टर जसविंदर सिंह, अब मानो ये लैंडलॉर्ड है जी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं हमारे दोस्त की, है ना? अब मानो दोस्त हमें क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि भाई पूरी स्टेज तो तूने ही घेर ली। नहीं, अब जस्सी जी हमारे पास आए एक दिन, विचार विमर्श करके कहते हैं कि सर देखो मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, और सच्ची में है भी सही।
अब मानो वो ज़मीन के लिए कहता है सर यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाऊंगा, बड़े बड़े घर बनाऊंगा, बेचूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, मैं भी बिल्डर बनूंगा। अब बिल्डर तो मेरे लाल बन जाएगा, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? कह रहा सर आप लोन दिलाओ। मैं कहा जी हमें तो लोन आता नहीं दिलाना। अब लोन दिलाने वाले भी मिलते हैं बेटे मार्केट में, जिनका काम है लोन दिलवाना। ऑब्वियस सी बात है बेटे, दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ दाम लगता है। अब जस्सी भाई को लोन चाहिए 200 एकड़ जमीन पे अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो कम से कम 500 करोड़ का तो लोन चाहिए। 500 करोड़ का लोन क्या कितने मर्जी चक्कर बैंक के लगा ले खुद ला सकता है? क्यों इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? कह रहे नहीं, ला तो सकता है, पर बेटे जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो टाइम इन कामों पे वेस्ट नहीं कर सकता। अब वो अगर उसने ग्रुप हाउसिंग बनानी है, कोई डेवलपमेंट करनी है, तो वो उस पर फोकस कर रहा होगा या लोन लेने के लिए चक्कर मार रहा होगा? बेटा वो अपने मेन काम पे फोकस करेगा। तो मानो इन्होंने लोन सिंडिकेशन का काम हमें दे दिया। अब देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा इनके बिहाफ पे। पहले तो भैया हमने इन्हें बोला जो पैन कार्ड बना है, कह रहे ना, तो इतनी बड़ी जमीन लेके बैठा पैन कार्ड नहीं है, बताओ। तो बेटा वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी पैन कार्ड लेने से लेके एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन भरना, बैंकों को अप्लाई करना, अप्रूवल लाना, अप्रूवल की पूरी फाइलें तैयार करना। बहुत मोटी मोटी फाइल्स होती हैं, 10 तरह के सर्टिफिकेट, 10 तरह के कागज लगते हैं उसमें, कि लैंड इनके नाम पे कैसे आया। अब मान लेते हैं पुश्तैनी जमीन है तो उसके टाइटल क्लियर है या नहीं है, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, क्या मोर्टगेज और दे सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बनाने का प्रोजेक्ट क्या है, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट भी दिलवाने पड़ेंगे, अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है तो टेक्निकल इंजीनियर के सर्टिफिकेट दिलवाने पड़ेंगे। अब वो सब आप भी जानते हो वो काम कितना असली होता है, कितना नकली होता है, क्या क्या रेट लगता है, क्या क्या बनकर आ जाता है अपने आप ही। तो भाई एक बहुत मोटी सी 400-500 पन्नों की एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी, वो कर देंगे। फिर वो फाइल जिन मैनेजर साहब आइए जरा बैंक मैनेजर को भी तो बुला ले। अब लोन सिंडिकेशन वाले लोग आइए जी, बैंक मैनेजर साहब है। अब मान लेते हैं इन्होंने लोन लेना है, इन्होंने लोन प्रोवाइड करना है, लेकिन दोनों को इतनी अक्ल नहीं है, आपस में ही बात कर लो, है ना। अब होता यूं है कि ये हमें एप्लीकेशन, ये हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं सर लोन दिलवा दो। हमने कहा जी 1% लगेगा। अब उस वक्त तो धुन सवार है लोन लेने की, 500 करोड़ रुपया दिख रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं भाई, 1% क्या होता है। तो 1% पे डील तय हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी एप्लीकेशन बनवाएंगे, बैंक में लेके जाएंगे। अब ये भी कुछ कहेगा, ये ऐसे ही लोन पास कर देगा भारतीय बैंक? बताओ, कर देगा बैंक में लोन पास? अब मानो ये हमें कहेगा कि नहीं जी सर हम ऐसे लोन नहीं पास कर सकते, कुछ ना कुछ अड़ंगा वड़ंगा डाल देगा। ये खुद चला जाए तो 5% मांग लेगा, कम से कम हमारे आगे तमीज से आधे % पे आ जाएगा। क्योंकि हमारा रोज का काम है, रोज बैंक आना जाना है। तो पेपर वेपर तैयार होंगे, फाइल जाएगी, लोन का अप्रूवल आएगा, लोन का सैंक्शन लेटर आएगा, सैंक्शन लेटर के बाद मिठाई खिलाएगा जैसे हमें, और उसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब लोन तो ले लिया, पता चला लोन की क्वार्टरली रिटर्न भेजनी पड़ती है, और ये इन्हें कहाँ ध्यान रहेगा। वो नहीं दिया, लोन जब्त हो गया, आगे की इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई, पुरानी भी बैंक वापस मांगने लग गया, तो बताओ ऐसे चल पाएगा काम? तो अगर 1% लिया है तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्लाइंट का एंड तक। यानी इनकी जो रिटर्न्स जानी है, इनका जो पेपर वर्क तैयार होना है, इनके जो डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं समय समय पे बैंक में, ताकि इनकी भी नौकरी बनी रहे और इनका भी प्रोजेक्ट चलता रहे, वो काम भी लोन सिंडिकेशन वालों को ही कराना पड़ता है। तो लोन सिंडिकेशन बेटा कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है। पहली मुख्य बात बताओ, लोन सिंडिकेशन किन के काम आता होगा? ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए पर पैसा लेना नहीं आता शायद, या उतना समय नहीं है कि लोन खुद से अरेंज कर सके। और बैंक हमारे यहाँ के इतने अच्छे हैं कि ये लोन दे के राजी नहीं है सीधे सीधे, तो वो दिलवाने का लोन काम करवाते हैं, समझे आप। एंड लोन सिंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो बिग पीपल, उनके फोन पे ही काम हो रहा होता है बहुत बार, उन्हें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्लाइंट भी खुद आते हैं, फाइलें भी खुद बनती हैं, बैंक मैनेजर से भी फोन पे ही बात होती है और सारा काम सेट हो जाता है। जो लोन खुद लेने जाता अगर 500 करोड़ का तो शायद 5 साल लग जाते और तब भी ना मिलता। वो हो सकता है कि हम 4 महीने में दिलवा दें, इंक्लूडिंग ऑल द पेपर वर्क। और क्या लोन लेने के बाद काम खत्म?
या उसके बाद की भी जिम्मेदारी है? उसके बाद की भी जिम्मेदारी है, पेपर बनवाना, रिटर्न्स जमा करवाना। इनफैक्ट फंड की यूटिलाइजेशन भी सिखाई जाती है कई बार। समझे आप मैंने क्या कहा बेटे? यानी हु आर लोन सिंडिकेटर्स, बताओ जरा कौन होते होंगे लोन सिंडिकेटर्स? जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लोन की एप्लीकेशंस अरेंज करवाते हैं, दोनों पार्टीज को मीटअप करवा देते हैं, और प्लस लोन लेने के बाद की भी फॉर्मेलिटीज और लीगल वर्क का ध्यान रखते हैं। बोलिए समझ आया आपको मैंने क्या कहा? चलिए धन्यवाद दोस्त, बैंक मैनेजर जी और जस्सी जी। बोलिए सबको समझ आया इनकी वजह से लोन सिंडिकेशन क्या होता है? लोन सिंडिकेशन जनरली एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं लेकिन लोन लेना नहीं आता। और सिर्फ जमीन वालों के लिए क्यों, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए भी वरदान है। आइए जरा पढ़े एक बार बहुत तेजी से लोन सिंडिकेशन क्या होती है। देखो बेटा जरा, लोन सिंडिकेशन या क्रेडिट सिंडिकेशन, द मर्चेंट बैंकर, सर ये तो बैंकर लिखा है, आप तो कह रहे थे बैंक नहीं होता, बैंक भी हो सकता है, जनरली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं ये काम कराने वाले। प्रोवाइड, अब देखना पढ़ना जरा, बहुत तेज पढ़ेंगे ठीक है जी, क्योंकि डिस्कशन तो हमने कर ही लिया इसके बारे में, अब बहुत तेजी से पढ़ते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज फॉर फाइनेंसिंग द क्लाइंट प्रोजेक्ट और वर्किंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड लोन सिंडिकेशन। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लोन सिंडिकेशन। क्या क्या? प्रोजेक्ट डिटेल प्रिपरेशन, क्या करवा